नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्वार कल्टीवेशन के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट एक कह सकते हैं कि टॉपिक है आपका, यदि हम कल्टीवेशन की बात करते हैं तो। देखिए, हमने वीट के बारे में डिस्कस किया, राइस के बारे में डिस्कस किया और मेज़ के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो अभी तक हमने 3 क्रॉप को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है, उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं था। आपके रिस्पॉन्स से ये मुझे पता चला। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप और है जो कि आपको समझनी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है ज्वार कल्टीवेशन। अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स इसको मिस कर देते हैं, ज्वार कल्टीवेशन को। क्यों? वे सोचते हैं कि मेज़ इम्पॉर्टेंट है, व्हीट इम्पॉर्टेंट है, ग्राम इम्पॉर्टेंट है, राइस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेग्यूमिनस में मस्टर्ड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और भी ऑयल सीड्स 2-3 हैं जो वो अपने हिसाब से समझते हैं कि इंपॉर्टेंट है, वो उसको पढ़ लेते हैं। ज्वार के बारे में देखते हैं वो कि बुक में ज़्यादा नहीं दिया है, तो ज्वार को मिस कर देते हैं। और एग्जामिनर जानता है कि स्टूडेंट क्या मिस करने वाला है, तो वो वही चीज़ पूछेगा, ठीक है, ज्वार के बारे में पूछेगा। ज्वार और भी एक पहलू है जिसकी वजह से ज्वार का कल्टीवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका प्रिमिटिव एज था, जो पहले के लोग थे, वो ज्वार का जो कंजप्शन था वो ज़्यादा करते थे, ठीक है, वीट के कंपैरिजन में। जो ज्वार और बाजरा है, जो मिलेट है आपकी, इनका कंजप्शन ज़्यादा होता था। जो पहले के लोग थे वो इनका उपयोग खाने में ज़्यादा करते थे, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्वार और बाजरा के बारे में पढ़ना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 की सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और दोनों ही बुक को हम लोग कंप्लीट करेंगे फुल्ली तरीके से। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर की बुक दोनों वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों को ही कंप्लीट करेंगे हम लोग, और हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे थॉरली। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने आपको पहले जो वीडियोस बताई वहाँ पर कोई क्वेरी नहीं है आपकी। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मैंने आपको सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं वो भी बताए हुए हैं अपने, जैसे कि फेसबुक हैंडल और जो आपका इंस्टाग्राम हैंडल है, तो वहाँ पर मैंने आपको बता रखा है। लास्ट में मैं इस वीडियो में बता दूंगा आपको कि आप मुझसे कैसे ज्वाइन हो सकते हैं सोशल मीडिया पर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं ज्वार कल्टीवेशन से। देखिए, जिन लोगों ने ज्वार का पेड़ नहीं देखा है वो देख लीजिए, ये है ज्वार का पेड़, इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, देख लीजिए अच्छे से, निगाहों में बसा लीजिए, ठीक है। देखिए, ज्वार क्या है, एक तरीके से ये गांव में इसको भुट्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुट्टा। क्योंकि भुट्टे जैसी क्वालिटीज़ ही होती हैं, इसको खाने में जो है भुट्टे जैसा स्वाद ही आता है ज्वार को। चलिए, अब हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल बेसिस पर। देखिए, ज्वार का बोटानिकल नेम अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि सॉर्गम बाइकलर इसका क्या है, बोटानिकल नेम है। आपसे पूछा जाए कि ओरिजिन कहाँ है ज्वार का, तो आप बताएंगे इथियोपिया, सूडान, अफ्रीका में इसका क्या है, ओरिजिन है, वहाँ ये पाया गया था, ठीक है। पूछा जाए आपसे कि रूट्स कैसी होती हैं ज्वार रूट्स की, तो फाइनर एंड मोर फाइब्रस रूट्स होती हैं इन कंपैरिजन टू द मेज के। प्रॉप रूट्स इसमें डेवलप हो सकती हैं, टिलरिंग की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। पूछा जाए आपसे कि ज्वार का पैनिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, आपको बता ही दिया कि इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस को ज्वार के पैनिकल बोलते हैं, ठीक है, कॉमनली जिसे हम हेड के नाम से भी जानते हैं। थिनिंग इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है, जो कि 12 से 15 सेंटीमीटर विद इन रो रखा जाता है। थिनिंग क्या होता है, ये मैंने आपको मेज़ का कल्टीवेशन जो बताया था वहाँ मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि थिनिंग क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस लिखिएगा, बहुत ही छोटे अक्षरों में जो है मुझे लिख के बताएं कि थिनिंग क्या होता है, ठीक है। जितना यूँ कहें कि संक्षेप में आप बता सकते हैं, जितना शॉर्ट में उतना शॉर्ट में बताइएगा कि थिनिंग क्या होता है। क्योंकि थिनिंग यदि आप डिस्क्राइब करेंगे तो कम से कम 6-7 सेंटेंस आप जो है ले लेंगे, तो 1-2 सेंटेंस में बताइएगा थिनिंग क्या है, ठीक है। देखिए, जो पहली सॉर्गम हाइब्रिड वैरायटी थी वो 1964 में आई थी, जिसका नाम था CSH1, ठीक है। CSH1 जो कि 95 से 100 दिन में तैयार हो जाती थी। और जो CSH है, जो CSH है, इसका जो फुल फॉर्म है, यह है कोऑर्डिनेटेड सॉर्गम हाइब्रिड। क्या? कोऑर्डिनेटेड सॉर्गम हाइब्रिड, कोऑर्डिनेटेड सॉर्गम हाइब्रिड 1, ठीक है। तो पहली ये वैरायटी थी सॉर्गम की जो कि 1964 में आई थी। तो आपसे यदि पूछा जाए कि सबसे पहली वैरायटी कौन सी है ज्वार की, तो CSH1 है जो कि 1964 में आई थी, ठीक है। इसको 1964 में बनाया गया था। पूछा जाए कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेल स्टेराइल वैरायटी हैं वो कौन सी हैं, तो वो है कंबाइन काफे 60, जिसको CK60 भी हम लोग बोलते हैं। इसमें देखिए, जो आपका मेन एग्जाम पूछा जाएगा वो फर्स्ट सॉर्गम वैरायटी पूछी जाएगी। मेल स्टेराइल वैरायटी जो है इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है कि स्वीट सॉर्गम जो है, इसमें शुगर कंटेंट कितना होता है, तो 16 से 23% तक जो है, 16 से 23% ब्रिक्स जो है यूनिट आपका शुगर कंटेंट का जूस जो है वो इसमें पाया जाता है, किसमें? ज्वार में,
ठीक है। अब ये ब्रिक्स क्या है दोस्तों? ये ब्रिक्स होता है कि कितना शुगर कंटेंट जो है एक्वस सॉल्यूशन में पाया जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रिक्स। जैसे 1 ग्राम में, जैसे 100 ml में 1 ग्राम पाया गया तो उसको बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप चीज़ों को समझते चलिए और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। यदि आपको समझ में आई हैं चीज़ें तो वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए, ये देख लीजिए सीड आप, अब आपको समझ में आया कि ज्वार क्या चीज़ है इसमें से। वो तो आपने वहाँ पर प्लांट देखा था, अब सीड देख लीजिए कैसा होता है ज्वार। देखिए लगभग लगभग इसके जो है भुट्टे की तरह इसके बीज हैं, है ना। तो कलर भी लगभग येलोविश है। अच्छा, मेज़ में जो है येलो कलर क्यों होता है ये मैंने आपको बताया था। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि मेज़ का जो पीलेपन का कारण है वह क्या है। एक क्वेश्चन जो आपसे ज्वार में पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, कि इन विच सीजन डज ज्वार ग्रो, कौन से सीजन में ज्वार ग्रो करता है। तो नदर्न इंडिया में आपका जो ज्वार है, देखिए ज्वार आपका एनुअल प्लांट है। क्या है ये, नोट में देखिए इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, इसको आप याद रखिएगा कि ज्वार क्या है, एक एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट मतलब इसको साल भर आप जो है उगा सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पूछा हुआ व्हेन डज ज्वार ग्रो, मतलब इन विच सीजन डज ज्वार ग्रो, तो यहाँ पर तो लिखा है एनुअल प्लांट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि क्या हम साल भर इसको उगा सकते हैं। कैसे उगा सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब कि क्लाइमेटिक कंडीशन साल भर इसके लिए सुटेबल होती होंगी। तो ये हम लोग स्लोली स्लोली ग्रेजुअली जैसे बढ़ते जाएंगे इसके कल्टीवेशन के बारे में जानते हुए वैसे आपको पता चलता जाएगा। सबसे पहली बात तो ज्वार किसको बिलोंग करता है, तो ग्रामिनी फैमिली को बिलोंग करता है, जैसे कि मेज बिलोंग करता था। पूछा जाए कि हाइट ऑफ प्लांट क्या रहेगी, तो 0.5 to 4.0 मीटर तक इसकी हाइट होती है। अब बात करें कि इन विच सीजन डज इट ग्रोस, तो खरीफ सीजन में भी ग्रो होता है, रबी सीजन में भी ग्रो होता है और समर सीजन में भी ग्रो होता है। क्यों ग्रो होता है ये मैं आपको बताता हूँ। नॉर्दर्न इंडिया में ये खरीफ सीजन में ग्रो होता है, कब, जून जुलाई में, ठीक है। और सदर्न इंडिया में ये आपका रबी सीजन और समर सीजन दोनों में ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये कहा जाता है एनुअल क्रॉप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है ज्वार क्रॉप में, वो ये है कि इन विच मंथ ज्वार इज सोन एंड हार्वेस्टेड। वहाँ तो हमने देखा कि ज्वार किस तरह का प्लांट है, तो एनुअल प्लांट है, ठीक है। तो किस सीजन में हमें ज्वार की बुआई करनी चाहिए और कब उसकी कटाई करनी चाहिए। तो जो सिंगल और जो डबल कट वैरायटीज़ हैं इनको जून जुलाई में जो है सो कर दिया जाता है, और जो मल्टी कट वैरायटीज़ हैं इनको लगभग अप्रैल में जो है, मार्च अप्रैल में सो कर दिया जाता है इरिगेटेड कंडीशन में, ठीक है। और 4 कट ले लिए जाते हैं लगभग अक्टूबर नवंबर तक इन नॉर्दर्न इंडिया में। वहीं का सदर्न इंडिया में बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री बिलो 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरना चाहिए, और रबी सीजन में वहाँ पर ये सदर्न इंडिया में ग्रो किया जाता है, और समर सीजन में भी, ठीक है। तो गर्मियों के मौसम और ठंडियों के मौसम में दोनों में ही दक्षिण भारत में ज्वार का खेती किया जाता है। सुटेबल टेम्परेचर यदि आपसे पूछा जाए कि ज्वार की खेती के लिए जो उचित तापमान है वह कितना होना चाहिए, उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, तो आप बताएंगे कि 70 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक जो है उचित तापमान होता है ज्वार की खेती करने के लिए। तो आई होप आपको ये वाली स्लाइड एकदम क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। देखिए जो नदर्न इंडिया में यहाँ सिर्फ खरीफ सीजन में ग्रो किया जाता है, बल्कि आपका जो सदर्न इंडिया है यहाँ 2 सीजन में ग्रो किया जाता है, एक रबी सीजन और एक आपका समर सीजन। क्यों? क्योंकि जो सदर्न इंडिया है वहाँ टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर जो है ये फेवरेबल है कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट बात करें कि वेयर इज ज्वार कल्टीवेटेड, कहाँ ज्वार कल्टीवेट ज़्यादा होता है। तो ज्वार जो है आपका एक मेजर स्टेपल फूड ग्रेन है, मतलब कि स्टेपल फूड में जो है मेजर क्रॉप के अंदर ये आते हैं, उसकी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इंडिया में मेजर कह रहा हूँ मैं, आपका ज्वार जो है ये आपका यदि पूछा जाए कि इंडिया में कितना प्रोडक्शन होता है इसका एरिया वाइज, तो 50% जो है एरिया वाइज इसको कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। 50% का मतलब क्या, पूरे इंडिया में नहीं, महाराष्ट्र के 50% एरिया में जो कल्टीवेट किया जाता है वो कौन सी क्रॉप है, आपकी ज्वार क्रॉप है। मतलब लिखा है ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कि आउट ऑफ द टोटल एरिया अंडर द ज्वार कल्टीवेशन इन इंडिया 50% इज कल्टीवेटेड इन महाराष्ट्र। मतलब कि पूरे भारत में अगर देखा जाए कि ज्वार का कल्टीवेशन किस स्टेट में ज़्यादा होता है तो वो महाराष्ट्र में 50% होता है। मतलब 50% जो शेयर है कल्टीवेशन का ज्वार का वो महाराष्ट्र आपका शेयर करता है। वेराज अगर बात करें कि टोटल प्रोडक्शन ज्वार का पूरे नेशन में हमारे कितना है, मतलब पूरे हमारे भारत में कितना जो है प्रोडक्शन है ज्वार का, तो वो 52% है। यहाँ देखिए यहाँ पर बात की गई थी कि कौन से स्टेट में मैक्सिमम प्रोडक्शन है, और यहाँ बात की जा रही है कि अपने इंडिया में कितना प्रोडक्शन है, कौन कौन से स्टेट से कुल मिलाकर कितना प्रोडक्शन होता है ज्वार का, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है, ये यहाँ स्टेट की बात की गई है
यहाँ पर टोटल इंडिया की बात की, पूरे नेशन की बात की गई है। तो 52% प्रोडक्शन है पूरे नेशन का, जिनमें कि आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु स्टेट्स हैं। ये आपके ज्वार का कल्टीवेशन ज़्यादा करते हैं, ठीक है, अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल हैं इनके लिए। देखिए ये जो आपका ज्वार है, ये इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भी बेसिकली पर्पस से इसको कल्टीवेट किया जाता है, क्योंकि इससे आपको इथेनॉल की जो क्वांटिटी है वो अच्छी मिलती है। इथेनॉल क्या है, ये आपका बायोफ्यूल है। देखिए इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं इस समय हमारे जो सरकार है, जो हमारा मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि 2025 तक हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में। तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ज्वार का कल्टीवेशन आप पढ़िए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ज्वार के बारे में, ठीक है। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में हो या फिर आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर वनडे एग्जाम की, तो इसके पर्सपेक्टिव से आपसे क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। विच सॉइल इज बेस्ट फॉर ज्वार? अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी सॉइल ज्वार के लिए बेस्ट रहेगी, तो बेसिकली वाइड रेंज ऑफ सॉइल्स में अडेप्टेबल है ज्वार। किसी भी सॉइल में आप इसको उगा सकते हैं, बशर्ते सैंडी लोमी सॉइल्स में ज़्यादातर इनको उगाया जाता है, और वहीं वही सॉइल इसके लिए क्या है, सुटेबल है, जहाँ पर गुड ड्रेनेज हो, ऐसी सॉइल्स भी चल जाती हैं इनके लिए, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे बेस्ट कौन सी है, तो सैंडी लोमी सॉइल आप बताएंगे, और बता सकते हैं आप उसके बाद कि काफ़ी वाइड रेंज ऑफ सॉइल्स में भी आसानी से ये कल्टिवेट किया जा सकता है। ऐसी कोई हार्ड एंड टफ कंडीशन नहीं है कि सैंडी लोमी सॉइल हो, बट यहाँ पर होगा तो सुटेबल होगा, बेस्ट होगा यील्ड। पीएच की बात करें तो पीएच कितना होना चाहिए सॉइल का, तो 6 से 7.5, 6 से 7.5 के मध्य में जो है आपका ज्वार का कल्टीवेशन के लिए सॉइल का पीएच होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, इस ज्वार अ कैश क्रॉप? क्या ज्वार एक कैश क्रॉप है? मतलब क्या इससे आपको कैश मिलेगा? तो देखिए कॉमर्शियल क्रॉप बेसिकली प्रॉफिट के लिए ग्रो की जाती हैं। किसके लिए? प्रॉफिट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी मिले, इसलिए कॉमर्शियल क्रॉप्स का कल्टीवेशन किया जाता है। ज्वार पहले के समय में काफ़ी वाइडली ग्रो किया जाती थी, लेकिन अब नाउ डेज इसको रिप्लेस कर दिया गया है कॉटन एंड शुगर केन कल्टीवेशन के जगह पर। ज्वार का इस समय जो प्राइस चल रहा है लगभग वो 2175 रुपये और 3100 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है, ठीक है। वेराज इन कंपैरिजन टू द शुगर केन एंड कॉटन इसके मुकाबले कम है, ठीक है। तो इसलिए जो है ज्वार का जो कल्टीवेशन है, ये भी एक कारण है कि लोग अब कम कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या है, जो आमदनी है वो थोड़ा इनको कम मिल रही है। नेक्स्ट बात करें, इस ज्वार अ रेनफेड क्रॉप? क्या ये रेनफेड क्रॉप है? ठीक है, क्या मतलब इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ज्वार को? ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है आपसे कि ज्वार क्या रेनफेड क्रॉप है क्या? तो आप बताएंगे कि ज्वार इज अ पार एक्सीलेंस रेनफेड क्रॉप। क्या है? ये जो ही नहीं, ये आर होगा यहाँ पे, ठीक है। ज्वार इज अ पार एक्सीलेंस और रेनफेड क्रॉप ऑफ ड्राई फार्मिंग एरियाज वेयर इरिगेशन इज नॉट यूज्ड। बोथ एक्सेसिव मॉइस्चर एंड प्रोलॉन्ग ड्रॉट्स आर हार्मफुल टू इट्स प्रॉपर ग्रोथ, ठीक है। इसका मतलब आप समझिए बिल्कुल क्लियर कट लैंग्वेज में। इसका मतलब ये कि जो ज्वार है आपका, ये रेनफेड क्रॉप नहीं है। इसको चाहिए ड्रॉट कंडीशन। कैसी कंडीशन? ज़्यादा मॉइस्ट अगर कंडीशन इसको मिल जाएगी तो इसके लिए क्या करेगी? हार्मफुल फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ। प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या होगा? हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। कैसी सॉइल्स में ग्रो होगा? तो जो आपकी लोमी एंड सैंडी लोमी सॉइल्स हैं वहाँ पर आसानी से ग्रो कर जाता है। क्ले, डीप रिगर एंड एलुवियम आर द बेस्ट सूटेड सॉइल्स फॉर ज्वार। तो एलुवियम सॉइल जो है ये भी आपकी बेस्ट सूटेड सॉइल्स होती हैं ज्वार के लिए। बात करें कितनी रेनफॉल रिक्वायर्ड है ज्वार की कल्टीवेशन के लिए, तो 40 सेंटीमीटर रेनफॉल आपकी ऑप्टिमम है ज्वार की कल्टीवेशन के लिए। कहा जाए कि कैसा क्रॉप है, तो एक्सट्रीम ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है आपका। ड्राई रीजन में रिकमेंड किया जाता है कि ज्वार का कल्टीवेशन करें। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश को बात करें, अगर उत्तर प्रदेश के स्टेट की, तो जो आपका उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, ठीक है, जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जो है थोड़ा सा उसको बोला जाता है कि वो ड्राई रीजन है। क्या है? ड्राई रीजन है बुंदेलखंड रीजन उत्तर प्रदेश का। तो वहाँ पर ज्वार एंड बाजरा का कल्टीवेशन होता है, और इसीलिए वहाँ पर जोर भी दिया जाता है। जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो जो है एडवाइस भी देते हैं, सजेस्ट भी करते हैं कि ज्वार और बाजरा कल्टीवेशन करिए, और इससे क्या होगा कि आपको एक आमदनी होगी अच्छी, क्योंकि अब पहले के मुकाबले अब जो है प्राइसेस जो आपके ज्वार के हैं वो बढ़ गए हैं। तो पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इस ज्वार मिलेट?
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपसे ये सब पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल और वाइवा में। ये क्वेश्चन आपसे 110% पूछे जाते हैं कि इस ज्वार अ मिलेट। तो मिलेट क्या है? मिलेट एक कोर्स ग्रेन है जिसकी रिपोजिटरी जो क्या है, रिपोजिटरी ऑफ प्रोटीन है, फाइबर है, विटामिन है एंड मिनरल्स है। मतलब कि ये एक ऐसा मिलेट है, ये एक ऐसा मिलेट है जिसके अंदर प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, विटामिन भी हैं और मिनरल्स भी हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर भी लोग ज्वार को जो है कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि अब इसका कल्टीवेशन उतना ज़्यादा नहीं होता। लोग अब जो है हाईली डिपेंडेंट हो गए हैं व्हीट के ऊपर, अब सिर्फ और सिर्फ गेहूं के ऊपर खाते हैं, गेहूं के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, गेहूं ही खाना पसंद करते हैं। 10 से 12% जो है गेहूं में आपका प्रोटीन कंटेंट होता है, और मैं आपसे बता दूं ज्वार में भी लगभग इतना ही होता है। ठीक है, 10 से 11% जो है आपका ज्वार और बाजरा सॉर्गम में भी क्या होता है, प्रोटीन कंटेंट होता है। तो कहीं से किसी मुकाबले में कम नहीं है ज्वार। और ज्वार के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये देखिए, अब हम लोग बात करेंगे हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ज्वार। तो देखिए, अगर आप अपना वेट को लॉस करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस गर्मी में आपका जो वेट है वो लॉस हो जाए, तो ज़रूरी है कि आप ज्वार की रोटी खाइए। और इसको भाकरीज ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाकरीज। तो भाकरीज आपके प्लेट में दोबारा से आ जाए, ये इंपॉर्टेंट है अगर आपको क्या करना है, वेट लॉस करना है। ठीक है, तो अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं तो ज्वार का सेवन शुरू कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होता है, ये क्या करता है ज्वार, बेसिकली ये डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि B1 रिच होता है, क्या होता है, B1 जो विटामिन B1 होता है वो इसमें काफ़ी एक्सेस अमाउंट में पाया जाता है। आयरन फाइबर भी इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये क्या करता है कि जो आपका रेट है डाइजेशन का बॉडी में, मतलब जो फैट बर्न करने का, जो जो आपका फैट है ना, जो वसा चर्बी, उसको जो बर्न करता है, उसको जो जलाने की जो क्रिया है उसको बढ़ा देता है। ये कौन बढ़ा देता है? ज्वार बढ़ा देता है। तो ज्वार का सेवन आप जल्द से जल्द शुरू करें यदि आपको पतला होना है तो। ठीक है, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट ज्वार हैज़ बीन पॉपुलर फॉर सेंचुरीज एज अ ब्रेन फूड। मतलब कि ज्वार सिर्फ आपके वेट लॉस के लिए ही नहीं पॉपुलर है, मतलब सिर्फ वजन घटाने में के लिए ही नहीं फेमस है ज्वार का सेवन करना। ज्वार जो है ब्रेन फूड है, काफ़ी अच्छा ब्रेन फूड है, मतलब आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपके ज्वार काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब यदि आप चाहते हैं कि आपका जो मानसिक जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहे, तो आपको ज्वार का सेवन करना चाहिए। देखिए, ज्वार का सेवन का जो एक और इम्पॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट है वो ये है कि यदि आपको नींद नहीं आती है, तो यदि आप ज्वार का सेवन करते हैं तो इसके अंदर एक अमीनो एसिड होता है। क्या होता है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो मैंने आपको बताया था कि मेज़ में क्या है, एब्सेंट होता है। कौन से दो एब्सेंट होते हैं, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से दो अमीनो एसिड मैंने आपको बताए थे कि मक्के के अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, वो नहीं पाए जाते हैं और वो आपका ज्वार में पाया जाता है। वो कौन सा है? ट्रिप्टोफान। कौन सा? एक तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रिप्टोफान है, दूसरा अमीनो एसिड कौन सा है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो जो ट्रिप्टोफान है ये क्या करता है, ये एक तरीके से जो स्लीप है, जो नींद को प्रमोट करता है। मतलब यदि आपको नींद नहीं आती और अगर आप ज्वार का सेवन करने लगें तो आपको एक अच्छी नींद आएगी। क्या आएगी? अच्छी नींद आएगी, क्योंकि इसके अंदर होता है ट्रिप्टोफान और जो कि अमीनो एसिड है, और ये अमीनो एसिड प्रमोट करता है स्लीप को। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि क्या क्या ज्वार के हेल्थ बेनिफिट्स हैं। कोई डाउट नहीं है आपको यहाँ पर। और इसी तरीके से हम लोग जो है चीज़ों को डिस्कस करते हैं, सभी टॉपिक्स को, कहीं पर कोई डाउट नहीं छोड़ते हैं आपको, जिससे कि सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो, समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, अगर चीज़ें क्लियर रहेंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो उतने ही आसानी से आप चीज़ों को समझेंगे और उतनी ही आसानी से आप चीज़ों को समझा पाएंगे किसी अगले को। ठीक है, तो यही हमारी कोशिश रहती है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करके हर एक वर्ड का मतलब बताया जाए, जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो। और वीडियो को लाइक करिएगा, यदि आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को टैप करिएगा। और कोई क्वेरी है तो आप मुझसे सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन हो सकते हैं। यह मेरा फेसबुक पेज प्रोफाइल, यहाँ मैं कम एक्टिव रहता हूँ। आप मुझसे सोशल जो आपका एक और हैंडल है इंस्टाग्राम, जो कि यहाँ आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आप मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। यहाँ मैं रेगुलर जो है इसको चेक करता रहता हूँ कि किसी के मैसेजेस आए हैं क्या, किसी का कोई क्वेरी है क्या, तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग आपस में डिस्कस करना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो या जो मैं कमेंट करने के लिए जो क्वेश्चन देता हूँ आपको, जो आंसर पूछता हूँ आपसे क्वेश्चंस के फॉर्म में, तो वो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जवाब दे सकते हैं उनका। और आपको वीडियो की लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। एग्रीकल्चरल साइंसेस आप सर्च करेंगे तो सेम लोगों का आपका जो है चैनल मिलेगा, वहाँ आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पर मिलेंगी और कोई वीडियो आप जो है
मिस नहीं करेंगे। तो अरुण कहते हैं कि सीरीज़ को हम लोग इसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए चलेंगे, हर एक टॉपिक को समझते हुए चलेंगे। ये आपका चैप्टर 8 था। चैप्टर 7 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो आपने यदि उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, उनको देखिएगा, जिससे कि आपके सारे जो है चैप्टर्स धीरे धीरे कंप्लीट होते जाएं और एक अच्छी जो है तैयारी आपकी मजबूत हो जाए। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।